हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का शाम क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने बात करी थी शैवाल या एल्गी की, जो कि क्या होते हैं, क्लोरोफिलस थैलोफाइटा यानी हरित लवक युक्त थैलोफाइटा होते हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा थैलोफाइटा का दूसरा वर्ग, दूसरी क्लास, फंजाई या कवक। फंजाई या जो कवक रहते हैं होते हैं, ये क्या होते हैं, एक क्लोरोफिलस थैलोफाइटा, अर्थात ये इनमें हरितलवक एब्सेंट होता है। हरितलवक एब्सेंट होगा तो इनमें सीधी सी बात है कि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी। तो फिर ये अपना भोजन कैसे बनाएंगे? ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं परपोषी कोशिकाओं से। देखते हैं अब कवक को विस्तार से। आज का टॉपिक है अपना फंजाई या कवक। सबसे पहले फंजाई जो शब्द दिया, फंजाई शब्द लैटिन भाषा के फंगस शब्द से लिया गया। किस शब्द से लिया गया? फंगस शब्द से लिया गया। इस फंगस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? मशरूम या छत्रक। मशरूम या छत्रक मतलब जो कवक होते हैं वो क्या होते हैं? छतरी की आकृति के होते हैं। जैसे अपना छाता होता है ना, वैसे ही क्या, जैसे गोबर वगैरह पे आपने उगे भी देखे होंगे बरसात के मौसम, छत्र नुमा आकृति होती है किनकी? कवक की। ठीक, उसके बाद में जो फंगस है, फंगस को ग्रीक भाषा में माइक्स कहते हैं। ठीक, यानी फंगस को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं? माइक्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो फंगस या फंजाई या कवकों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? कवक विज्ञान, यानी स्टडी ऑफ फंजाई। स्टडी ऑफ फंजाई क्या कहलाता है? वो माइकोलॉजी, या फिर क्या कहलाता है? ये माइसीटोलॉजी। ये जो माइको शब्द है, माइको, ये किससे लिया गया है? ग्रीक भाषा के साथ माइक से लिया गया। ठीक, उसके बाद में फादर ऑफ माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, तो फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? वो है P.A. माइचिली। P.A. माइचिली। ठीक, माइचिली। उसके बाद में भारतीय शैवाल कवक, भारतीय कवक विज्ञान के जन्मदाता, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। भारतीय कवक विज्ञान के जनक वो कौन थे? E.J. बटलर। E.J. बटलर। ठीक, उसके बाद में आते हैं कवकों के सामान्य लक्षण। अब आते हैं इनके सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर्स। ठीक, तो सबसे पहली चीज, कवक जो होते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं। कवक क्या होते हैं? सर्वव्यापी होते हैं, यानी कॉस्मोपॉलिटन। ठीक, मतलब ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ? ये जल, थल तथा वायु सभी जगह विद्यमान होते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं। ठीक, दूसरी चीज, अगला जो जनरल कैरेक्टर क्या होगा? ये एक क्लोरोफिलस थैलोफाइटा होते हैं, यानी क्या हो गए? ये हरित लवक रहित थैलोफाइटा होते हैं।
अर्थात इनमें क्या नहीं पाया जाता, हरित लवक नहीं पाया जाता। हरित लवक क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक, जब हरित लवक एब्सेंट होगा तो सीधी सी बात है, इनमें क्या क्रिया नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी तो फिर इनमें भोजन का निर्माण कैसे होगा। तो भोजन का ये होते हैं पोषण के आधार पर, अगला पॉइंट, पोषण के आधार पर जो कवक होते हैं वो क्या होते हैं, परपोषित होते हैं, हिट्रोट्रॉफ। हिट्रोट्रॉफ, हिट्रोट्रॉफ मतलब परपोषित। परपोषित क्या होते हैं, ये पोषण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पोषण के आधार पर 3 प्रकार के, जैसे फर्स्ट परजीवी यानी पैरासाइट्स। पैरासाइट्स, परजीवी क्या होते हैं, परजीवी वे जीव होते हैं जो क्या पाए जाते हैं, अन्य जीवों की परपोषी कोशिकाओं से क्या प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। यानी अन्य जीवों कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करते हैं, या फिर परपोषी कोशिका में रहकर क्या प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। वे जीव कहलाते हैं परजीवी या पैरासाइट्स। ठीक, ये परजीवी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होता है, अविकल्पी परजीवी। अविकल्पी परजीवी, ठीक, अविकल्पी परजीवी क्या होते हैं, वे परजीवी जो सिर्फ किसका करते हैं, जो सिर्फ परपोषी कोशिका में रहकर जीवित पदार्थ का ही क्या करते हैं, पोषण करते हैं, जीवित पदार्थ का पोषण के रूप में उपयोग करते हैं, वो कहलाते हैं अविकल्पी परजीवी। मतलब इनके अलावा, इस जीवित जीव द्रव के अलावा इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, इस कारण ये कहलाते हैं अविकल्पी परजीवी। एग्जाम्पल है जैसे आपका पक्सीनिया, पक्सीनिया कवक। ठीक, दूसरा फिर ये आता है विकल्पी परजीवी। विकल्पी परजीवी मतलब अगर इनको जीवित जीव द्रव नहीं मिल पाता तो ये क्या कर सकते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त कर सकते हैं। मतलब इनके पास दूसरा ऑप्शन या विकल्प होता है, इस कारण को कहा जाता है विकल्पी परजीवी। ठीक, एग्जाम्पल अस्टीला। ठीक, उसके बाद में आता है फिर परजीवी के बाद में दूसरा आता है पोषण के आधार पर, ये होते हैं मृत जीव यानी सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स जीव कौन से होते हैं, ये वे जीव होते हैं जो किससे, मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से क्या प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, मृत जीवी कहलाते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होता है अविकल्पी मृत जीवी, अविकल्पी मृत जीवी। अविकल्पी मतलब ये सिर्फ क्या करेंगे, मृत सड़ेगा गले कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करेंगे, इनके पास दूसरा कोई इसके अलावा विकल्प नहीं होता है, इस कारण ये कहलाते हैं अविकल्पी मृत जीवी। ठीक, एग्जाम्पल है जैसे म्यूकर, पेनिसिलियम। ठीक, दूसरा फिर आता है इसका टाइप मृत जीवी का विकल्पी मृत जीवी। विकल्पी मृत जीवी ये मतलब ऑप्शनल होते हैं। अगर इनको मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थ नहीं मिलते तो ये क्या कर सकते हैं, जीवित प्राणी व पौधों का उपयोग कर सकते हैं। जीवित प्राणी व पौधों का पोषण के रूप में क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ऐसे क्या मृत जीवी क्या कहलाते हैं, विकल्पी मृत जीवी। एग्जाम्पल है जैसे पाइथियम, पाइथियम। ठीक, तीसरा जो प्रकार आता है वो आता है फिर सहजीवी। तो पोषण के आधार पर तीसरा प्रकार है इनका कवकों का सहजीवी यानी सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक, ठीक, सहजीवी का मतलब
इनमें क्या होते हैं, दो जीव एक साथ रहते हैं। क्या रहते हैं? एक साथ रहते हैं तथा दोनों ही एक दूसरे के लिए क्या होते हैं? दोनों ही एक दूसरे के लिए लाभप्रद होते हैं। दूसरे के लिए क्या होते हैं? लाभप्रद होते हैं, मतलब एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, लाभप्रद होते हैं। ऐसे जीवों का जो युग्म या जीवन है वो क्या कहलाता है? सहजीवन या सिम्बायोसिस। ठीक, जैसे एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन में कौन से दो जीव होते हैं? एक तो क्या होता है इसमें? कवक होता है और दूसरा शैवाल। इसमें कवक तो क्या करता है? भूमि से क्या प्राप्त करता है? खनिज लवण प्राप्त करता है। ठीक, और जो शैवाल होता है ये क्या करता है? इस भूमि से प्राप्त खनिज लवण का प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्या करता है? शर्करा का निर्माण करता है, यानी भोजन बनाता है। तो दोनों काम हो गए। ठीक, इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल सहजीवी का, सिम्बायोटिक का, माइकोराइजा यानी कवक मूल। इसमें क्या होता है? ग्लेमस तो क्या होता है? कवक। ग्लेमस तो क्या होता है? कवक। प्लस में पाइनस क्या होती है? रूट। इन दोनों में क्या पाया जाता है? सहजीवन पाया जाता है। ठीक, तो पोषण के आधार पर कवक तीन प्रकार के, पहला था अपना कौन सा? परजीवी, दूसरा मृतजीवी और तीसरा सहजीवी। उसके बाद में नेक्स्ट जो इसका करेक्टर आता है वो होता है कवकों का जो पादप काय होता है, प्लांट बॉडी, पादप काय यानी प्लांट बॉडी, पादप काय होता है वो क्या होता है? शाखित या तंतुमय होता है। शाखित ब्रांच्ड या फिर क्या होता है? तंतुमय यानी फिलामेंटस। शाखित या तंतुमय, फिलामेंटस। मतलब जो कवक पादप काय होता है वो क्या होता है? अनेक कवक तंतुओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? अनेक कवक तंतुओं को। इन कवक तंतुओं को इंग्लिश टर्म यूज करते हैं हाइपी। ठीक, तो पादप काय किससे मिलकर बना होता है? कवक तंतुओं से। ठीक, ये कवक तंतु अत्यधिक वृद्धि करने से या इन कवक तंतुओं की अत्यधिक वृद्धि होने से क्या बन जाती है? जाल जैसी संरचना बन जाती है। जाल जैसी संरचना बन जाती है। जाल जैसी संरचना बन जाती है। जाल जैसी संरचना बन जाती है जिसे कहते हैं कवक जाल। इस जाल जैसी संरचना क्या कहते हैं? कवक जाल। इंग्लिश में इसका टर्म यूज किया जाता है माइसीलियम। माइसीलियम। ठीक, मतलब क्या हुआ कि कवक तंतु क्या करते हैं? अत्यधिक वृद्धि करते हैं। अत्यधिक वृद्धि होने से क्या बन जाती है? जाल जैसी संरचना बन जाती है जिसे कहते हैं कवक जाल या माइसीलियम। ठीक, उसके बाद में ये जो कवक जाल होता है वो तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। ठीक, फर्स्ट मोनोकैरियोटिक। मोनोकैरियोटिक यानी जो कवक जाल है वो तीन प्रकार का पाया जाता है। फर्स्ट मोनोकैरियोटिक, नाम से स्पष्ट है, मोनो प्लस कैरियोटिक, मतलब इसमें केंद्रक की संख्या क्या होगी? केंद्रक की संख्या एक होगी। तो इसमें क्या होता है? कवक तंतु में केंद्रक की संख्या, एक कवक तंतु में केंद्रक की संख्या क्या होती है? एक होती है। ठीक, एक होने के कारण ये क्या होता है? अगुणित होता है, अगुणित अवस्था होती है। ठीक, एग्जाम्पल है इसका जैसे ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक, जैसे ये कवक तंतु हो गए।
तो इसमें केंद्रक की एक कवक तंतु में क्या है, केंद्रक संख्या 1। ठीक, दूसरा आता है फिर डाइकैरियोटिक। द्विकेंद्र की अवस्था नाम से स्पष्ट है, इसमें कवक तंतु, प्रत्येक कवक तंतु में केंद्रकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। केंद्रकों की संख्या कितनी होती है, 2। इस कारण ये क्या होता है, द्विगुणित अवस्था। जैसे ये आपका कवक तंतु ले लो, तो इसमें प्रत्येक में क्या होंगे, 2 केंद्रक होंगे। ठीक, एग्जाम्पल इसका एस्कोमाइसिटीज वर्ग। कौन सा, एस्कोमाइसिटीज वर्ग के जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, डाइकैरियोटिक। ठीक, उसके बाद में तीसरा जो कवक जाल का प्रकार होता है वो होता है सिनोसाइटिक। सिनोसाइटिक यानी सेकेंडरी की अवस्था। इसमें क्या होता है, कवक तंतु होता है वो पट रहित होता है, मतलब बीच में जो पट होते हैं ना ये एब्सेंट होते हैं। पट एब्सेंट होने के कारण ये क्या हो जाती है, बहुकेंद्र की अवस्था। अनेक केंद्रक आपस में किसमें बिखरे रहते हैं, जीवद्रव में। जीवद्रव में अनेक केंद्रक बिखरे हुए रहते हैं। कैसे रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। यह अवस्था कहलाती है सिनोसाइटिक या सेकेंडरी की अवस्था। ठीक, इसमें कवक तंतु क्या होता है, पट रहित। पट रहित क्या होता है, कवक तंतु। पट रहित कवक तंतु। ठीक, कोई पट एब्सेंट, कोई पट उपस्थित नहीं होता। ठीक, इसका एग्जाम्पल है राइजोपस। राइजोपस। तो ये होगा 3 प्रकार का इसमें कवक जाल। ठीक, एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है नोट कि जो ड्यूटेरोमाइसिटीज के जो सदस्य होते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज के सदस्य ये निषेचन से पहले, ड्यूटेरोमाइसिटीज के सदस्य निषेचन से पहले होते हैं मोनोकैरियोटिक, जबकि निषेचन के बाद डाइकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं, डाइकैरियोटिक। ठीक, ये एक नोट करने वाली बात है कि निषेचन से पहले ड्यूटेरोमाइसिटीज के सभी सदस्य क्या होते हैं, मोनोकैरियोटिक, जबकि निषेचन के बाद क्या होते हैं, डाइकैरियोटिक होते हैं, द्विकेंद्र के होते हैं। क्यों, क्योंकि एन और एन अगुणित मिलकर क्या बना देते हैं, द्विगुणित का अवस्था का निर्माण कर देते हैं। यह भी अपनी कवक जाल की बात। अगला सामान्य लक्षण, कवकों में जो कोशिका भित्ति होती है, कवकों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। भाई सीधा सा, जिनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है उनको पादपों में डिवाइड किया गया था, पादप वर्ग। तो इनमें क्या होती है, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। और जो कोशिका भित्ति होती है उसमें जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है, फंगल सेलुलोज। क्या होता है, फंगल सेलुलोज। ठीक, यानी कवकीय सेलुलोज होता है। ये जो कवकीय सेलुलोज होता है इसको बोला जाता है काइटिन। क्या बोला जाता है, काइटिन। तो कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है किससे निर्मित होती है, काइटिन से निर्मित होती है। ठीक, जबकि इसका अपवाद मतलब वह कवक जिसमें क्या नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, वह कौन सा है, वह स्लाइम मोल्ड, अवपंक कवक हिंदी। ठीक, स्लाइम मोल्ड। तो ये स्लाइम मोल्ड होता है, इसमें कोशिका भित्ति क्या होती है, एब्सेंट होती है। क्यों एब्सेंट होती है, क्योंकि ये जो स्लाइम मोल्ड होता है ये मृतपोषी प्रोटिस्टा होता है। मृतपोषी प्रोटिस्टा, मृतपोषी का मतलब ये सड़े गले पदार्थों का क्या करता है, जैविक भक्षण करता है। क्या करता है, जैविक भक्षण। इस कारण इसको कहा जाता है मृतपोषी प्रोटिस्टा। इसको रखा गया है मृतपोषी प्रोटिस्टा वर्ग। ठीक, जैसे एग्जाम्पल है डिक्टियोस्टीलियन। डिक्टियोस्टीलियन
तो वह कवक जिसमें कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है वो क्या हो गया, स्लाइम मोड। ठीक, नेक्स्ट, कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो अनेक प्रकार की संरचनाएं बनाती है। क्या बनाती है, संरचनाएं बनाती है। अगला लक्षण है कवकों का कवक जो जाल होता है, अत्यधिक जो वृद्धि करने से जो कवक जाल होता है वो अनेक प्रकार की संरचनाएं बनाता है। अनेक प्रकार की संरचनाएं, जैसे पहली आती है प्लक्टेन काइमा। प्लक्टेन काइमा, ये प्लक्टेन काइमा क्या होता है, इसमें जो कवक तंतु होते हैं, अनेक जो कवक तंतु होते हैं वो मिलकर, अनेक कवक तंतु मिलकर उत्तक समान संरचना बनाते हैं। उत्तक समान क्या बनाते हैं, संरचना बनाते हैं, जिसको कहा जाता है प्लक्टेन काइमा। इसी तरह से दूसरा राइजोमोर्फ, इसमें क्या होता है, अनेक कवक तंतु आपस में मिलकर, अनेक जो हाइफी या कवक तंतु होते हैं, कवक सूत्र होते हैं, वो आपस में मिलकर धागे समान या जड़ समान संरचना का निर्माण करते हैं। जड़ समान संरचना का निर्माण करते हैं, जिसको बोलते हैं राइजोमोर्फ। तीसरी होस्टोरिया, ये होस्टोरिया क्या होते हैं, अंतरकोशिकीय संरचनाएं होती हैं। अंतरकोशिकीय संरचनाएं होती हैं जो कि क्या होती हैं, गोल या बटन जैसी आकृति की होती है। गोल या बटन जैसी, बटन लाइक आकृति की होती हैं। ये संरचनाएं क्या करती हैं, परपोषी कोशिकाओं से, ये होस्टोरिया परपोषी कोशिकाओं से क्या प्राप्त करती हैं, पोषण प्राप्त करने के काम आती है। ठीक, उसके बाद में फोर्थ आता है स्केलेरोसियम। स्केलेरोसियम, ठीक, स्केलेरोसियम ये क्या होती है, कवक को विपरीत परिस्थितियों में, कवकों को विपरीत परिस्थितियों में जीवन व्यापन कराती है। जीवन व्यापन या उनका क्या करती है, सुरक्षा करती है। ये क्या होता है, मोटी तथा दृढ़ गहरे रंग की संरचना होती है। गहरे रंग की क्या होती है, संरचना होती है। ये मोटी या दृढ़ कैसे होती है, कवक जो अनेक जो कवक तंतु होते हैं ये मिलकर क्या, अनेक कवक तंतु मिलकर क्या बना देते हैं, मोटी तथा दृढ़ गहरे रंग की संरचना बना देते हैं, जिसको कहा जाता है स्क्लेरोसियम। ये स्क्लेरोसियम काम क्या आती है, विपरीत परिस्थितियों में क्या करती है, कवक को जीवन व्यापन करती है। ठीक, अगला जो सामान्य लक्षण आता है वो आता है फ्लैजिला, यानी कवकों में जो कशाभिकाएं होती हैं, कशाभिकाएं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं विप्लास टाइप, दूसरी होती हैं टेंसिल टाइप। जो विप्लास टाइप प्रकार की जो फ्लैजिला होती हैं, कशाभिकाएं होती हैं, वो क्या होती हैं, ऐसे होती हैं। सिरे पर क्या होती हैं, पतली, तथा इनकी जो सतह होती है वो क्या होती है, चिकनी। इनकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, चाबुकनुमा, चाबुकनुमा। ठीक, दूसरी टिंसल टाइप, ये क्या होती है, इनकी सतह पर रोम पाए जाते हैं। इनकी ये जो सतह होती है इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, रोम।
अर्थात रोम युक्त जो फ्लैजिला होती हैं वो कहलाती हैं टेंसिल टाइप प्रकार की फ्लैजिला। तो दो प्रकार के कशाभिका हैं, विप्लास्ट टाइप और टेंसिल टाइप। ठीक, उसके बाद में जनन। अगला जो इनका करैक्टर आता है कवकों का वो आता है जनन। तो कवकों में जो जनन क्रिया है वो तीन तरह से होती है, तीन प्रकार से होती है। पहला आता है इनमें कायिक जनन। कायिक जनन, कायिक जो जनन होता है वो क्या होता है, अनेक विधियों से होता है। जैसे फर्स्ट में लूं खंडन। इसमें क्या होता है, कोई भी कवक तंतु होता है ये टूट कर क्या बना देता है, नए कवक का निर्माण कर देता है। यानी कवक तंतु टूट कर या कवक तंतु का टुकड़ा टूट कर वो क्या कर देता है, नए कवक का निर्माण कर देता है, ये कहलाता है खंडन। ठीक, एग्जाम्पल है जैसे म्यूकर या एस्परजिलस। खंडन द्वारा किसमें होता है, म्यूकर तथा एस्परजिलस। दूसरी जो विधि आती है इसकी कायिक जनन की वो आती है विखंडन। इसमें क्या होता है, ये जो कवक कोशिका होती है इसमें क्या बन जाता है, संकीर्णन बन जाता है। संकीर्णन, संकीर्णन होने से भाग टूट कर क्या कर देता है, टूट कर या अलग होकर क्या कर बना देता है, नए कवक का निर्माण कर देता है संकीर्णन द्वारा। तो इस प्रकार की विधि क्या, यह विधि क्या कहलाती है, विखंडन। एग्जाम्पल है इसका यीस्ट। यीस्ट, ठीक। तीसरी जो विधि आती है वो कौन सी आती है, मुकुलन, बड़ी। इसमें क्या होता है, ये आपकी क्या हो गई, कोई कवक तंतु हो गया, इसमें क्या बनती है, एक अतिवृद्धि बनती है, आउटग्रोथ, अतिवृद्धि। ये अतिवृद्धि कहलाती है बड या मुकुल। और यह फिर इससे क्या हो जाती है, अलग, अलग होकर क्या बना देती है, नया कवक, नया कवक बना देती है। यह विधि कहलाती है बडिंग या मुकुलन। इसका एग्जाम्पल भी है यीस्ट। मतलब यीस्ट की कुछ स्पीसीज में तो कौन सी विधि द्वारा, विखंडन विधि द्वारा कायिक जनन होता है, कुछ स्पीसीज में मुकुलन द्वारा कायिक जनन। ठीक, उसके बाद में दूसरा जो जनन आता है कायिक जनन के बाद में, दूसरा जो जनन आता है वो कौन सा है, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन अनेक विधियों द्वारा होता है। जैसे फर्स्ट चल बीजाणु द्वारा, चल बीजाणु द्वारा। तो ये जो चल बीजाणु होते हैं वो क्या होते हैं, एक केंद्रकीय तथा नग्न व चल प्रकार के होते हैं। वो चल प्रकार क्या होते हैं, बीजाणु होते हैं। इन बीजाणुओं द्वारा क्या किया जाता है, नए कवक का निर्माण किया जाता है अनुकूल परिस्थितियों में। सीधी सी बात है, अलैंगिक जो जनन होगा वो सीधी सी बात है किसमें होगा, अनुकूल परिस्थितियों में होगा, अनुकूल परिस्थितियों में होगा। और जो मोस्टली जो कवकों में जनन होता है वो भी क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। अधिकतर जो कवकों में जनन होता है वो क्या होता है, अलैंगिक जनन। और ये किसमें होता है, अनुकूल परिस्थिति। तो अनुकूल परिस्थितियों में चल बीजाणु द्वारा क्या किया जाता है, नए कवक का निर्माण किया जाता है। दूसरा फिर आता है कोनिडिया द्वारा, कोनिडिया द्वारा, कोनिडिया। देखो ये जो कोनिडिया होते हैं बहुकेंद्रीय संरचनाएं होती हैं। और ये किस पर लगे रहते हैं, ये कोनिडियोफोर पर लगे रहते हैं। ये हो गया कोनिडियोफोर, इस पर लगे रहते हैं ये कोनिडिया। इसमें होते हैं अनेक केंद्रक। ये हो गए आपके कोनिडिया।
ठीक, इसमें होते हैं अनेक केंद्र। और ये कोनिडिया श्रृंखला द्वारा आपस में किससे जुड़े रहते हैं? डिसजंक्टर सेल द्वारा। डिसजंक्टर सेल द्वारा आपस में किससे जुड़े रहते हैं? डिसजंक्टर सेल द्वारा कोनिडिया आपस में जुड़े रहते हैं। और ये कोनिडिया किस पर व्यवस्थित होते हैं? कोनिडियोफोर पर। ठीक, तो कोनिडिया हो गए बहुकेंद्र की। ये कोनिडिया अंकुरित होकर, क्या होकर? अंकुरित होकर नए कवक का निर्माण करते हैं। नए क्या बनाता है? नए कवक का निर्माण करते हैं। यह जो जनन कहलाता है अलैंगिक जनन, और किसके द्वारा होता है? कोनिडिया के द्वारा होने वाला जनन क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन। ठीक, ये जो डिसजंक्टर जो सेल होती है वो क्या होती है? स्टेराइल होती है, बंद होती है, मतलब ये जनन नहीं कर सकती। ठीक, उसके बाद में अलैंगिक जनन की दो विधियां हो गई। उसके बाद में तीसरी विधि आती है ओइडियम द्वारा। ओइडियम द्वारा तो ये भी क्या होता है? अनुकूल परिस्थितियों में होता है। ठीक, इसमें क्या होता है? बीजाणु जो होता है एक श्रृंखला में व्यवस्थित हो जाते हैं। व्यवस्थित बीजाणु क्या होते हैं? एक श्रृंखला में व्यवस्थित हो जाते हैं। सभी जो बीजाणु होते हैं, यानी जो सभी बीजाणु एक श्रृंखला में व्यवस्थित हो जाते हैं, इसको बोलते हैं टोरुला स्टेज। क्या बोलते हैं? टोरुला स्टेज। ये जो टोरुला स्टेज है ये मोस्टली किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है म्यूकर में। म्यूकर कवक में कौन सी स्टेज पाई जाती है? टोरुला स्टेज। इसमें जो बीजाणु होते हैं उनको कहा जाता है ओइडियम। यानी जो बीजाणु होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ओइडियम। और ये बीजाणु एक श्रृंखला में व्यवस्थित हो जाते हैं, इसको बोलते हैं टोरुला स्टेज। टोरुला स्टेज किसमें पाई जाती है? म्यूकर कवक में पाई जाती है। ठीक, उसके बाद में तीसरा फोर्थ आता है अपने पास। अगली जो विधि आती है अलैंगिक जनन की, वो आती है बीजाणु। बीजाणु द्वारा वाइस्पोर्स। तो इसमें क्या होता है? बीजाणु धानीधर कवक में क्या पाई जाती है? बीजाणु धानीधर संरचना पाई जाती है। इस बीजाणु धानीधर संरचना में पाई जाती है क्या? बीजाणु धानी। और इस बीजाणु धानी में क्या बनते हैं? बीजाणु। और इन बीजाणु द्वारा अनुकूल परिस्थितियों में क्या बनाया जाता है? नए कवक का निर्माण किया जाता है। ठीक, अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु धानीधर द्वारा किसका निर्माण होता है? बीजाणु धानी का। इस बीजाणु धानी में क्या बनते हैं? बीजाणु। इन बीजाणु द्वारा फिर क्या किया जाता है? अनुकूल परिस्थितियों में नए कवक का या नए कवक का निर्माण किया जाता है। तो ये होगी अलैंगिक जनन की विधियां। अब देखते हैं अगला लैंगिक जनन। तीसरा जो जनन आता है वो कौन सा आता है? लैंगिक जनन। तो जितने भी जो कवक हैं, कवकों में लैंगिक जो जनन होता है वो ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग को छोड़कर सभी में क्या पाया जाता है? लैंगिक जनन पाया जाता है। मतलब किसमें एब्सेंट होता है? लैंगिक जनन ड्यूटेरोमाइसिटीज में एब्सेंट होता है लैंगिक जनन। ठीक, तो ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग को छोड़कर सभी कवक वर्गों में क्या पाया जाता है? लैंगिक जनन पाया जाता है। इस लैंगिक जनन की तीन अवस्थाएं, इस लैंगिक जनन की क्या पाई जाती हैं? तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं। तीन अवस्थाएं कौन कौन सी? पहली अवस्था इसकी, पहली जो अवस्था होती है वो होती है प्लाज्मोगेमी।
प्लाज्मोगेमी, इसका सीधा सा मतलब है दो चल या अचल युग्मकों के कोशिका द्रव का संलयन। युग्मकों के कोशिका जो द्रव होता है उसका जो संलयन या फ्यूजन, वो क्या कहलाता है? प्लाज्मोगेमी या कहलाता है साइटोगेमी। ठीक, दो चल या अचल युग्मकों के कोशिका द्रव का संलयन क्या कहलाता है? प्लाज्मोगेमी या साइटोगेमी। ठीक, दूसरी जो अवस्था आती है वो कौन सी आती है? कैरियोगेमी। मतलब केंद्रक संलयन। तो कोशिका द्रव संलयन के पश्चात में क्या होता है? कोशिका द्रव संलयन के पश्चात क्या होता है? दोनों युग्मकों के केंद्रकों का संलयन। दोनों युग्मकों के केंद्रकों का संलयन। ठीक, अब इस संलयन से क्या बनता है? जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। तो इसकी तीसरी अवस्था मियोसिस यानी अर्धसूत्रीय अवस्था। इसमें क्या होता है? जाइगोट में क्या होता है? मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे जाइगोट क्या होता है? वापस से क्या हो जाता है? अगुणित हो जाता है। अगुणित हो जाता है। अगुणित होकर ये क्या कर देता है? अगुणित बीजाणु का निर्माण करता है और ये वापस से क्या बना देता है? नए कवक का निर्माण कर देता है। इस प्रकार कवकों में क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। ठीक, नेक्स्ट अगला जो इसका सामान्य लक्षण आता है कवकों का, वो होता है कवकों में संचित खाद्य पदार्थ। संचित खाद्य पदार्थ वो होता है क्या? ग्लाइकोजन। कवकों में संचित खाद्य पदार्थ क्या पाया जाता है? ग्लाइकोजन। इस ग्लाइकोजन, यह ग्लाइकोजन किस में पाया जाता है? प्राणियों में शर्करा के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? शर्करा के रूप में पाया जाता है। इस कारण इसको क्या कहा जाता है? एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है इसको, ग्लाइकोजन को। ठीक, एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। जैसे जो मनुष्य होता है ना, मनुष्य में जो अतिरिक्त भोजन होता है, अतिरिक्त भोजन वो किसके रूप में संचित किया जाता है? ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन। और कौन संचित करता है? लीवर। ठीक, तो इसी प्रकार संचित खाद्य पदार्थ को क्या होता है? ग्लाइकोजन। ठीक, उसके बाद में अगला टॉपिक, अगला करेक्टर, ये जो अगर संपूर्ण कवक जनन भाग ले, अगर संपूर्ण जो कवक है वो किसका निर्माण करे? जनन अंगों का निर्माण करे। जनन अंगों का निर्माण करे तो वो कहलाता है क्या? होलोकार्पिक। ऐसा कवक क्या कहलाता है? होलोकार्पिक कवक। और जो कवक का कुछ भाग, यानी कवक का कुछ भाग जनन अंगों का निर्माण करे, जनन अंगों का निर्माण करे, तो वो क्या, ऐसा जो कवक है वो क्या कहलाता है? यूकार्पिक। क्या कहलाता है? यूकार्पिक। ठीक, तो ये हो गए कवकों के क्या? सामान्य लक्षण। ठीक, अब आता है कवकों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, ये अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।